बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स क्लास में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम ख़त्म कर लिया था। हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, टॉर्क क्या होता है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन कौन सी हैं, और स्टेट्स जो है तीन इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, वो क्या होती हैं। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका बुक का आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। A force of 25 Newton act on a body if moment arm is 2 meter. Find the value of torque. आपको याद होगा अब तक आप 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। हम सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं डेटा की, जिसके अंदर हम सवाल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी मालूमात हमें मिली भी होती है, हम उसको लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सवाल में जो फिजिकल क्वांटिटीज मिली हुई हैं उनके यूनिट्स सही है, स्टैंडर्ड है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं तो इट्स ओके, और अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होते हैं तो फिर हम कन्वर्जन की हेडिंग डालकर उसको कन्वर्ट करते हैं, सही करते हैं और स्टैंडर्ड में लाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिन, और उस चीज़ के लिए हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, कौन सी हमें चाहिए, और फिर उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाल दी थी, और डेटा की हेडिंग में हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या इस सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी 25 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर लग रही है। फिजिकल क्वांटिटी ये 25 न्यूटन जो है ये फोर्स है, लिख कर दिया हुआ है। और वैसे भी आप यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी बताया था आपको कि यूनिट से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। न्यूटन यूनिट जो है वो फोर्स का होता है, तो 25 के साथ यूनिट डला हुआ है न्यूटन, इट मीन्स कि ये फोर्स है। तो कहते हैं जी कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट पर 25 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। आपने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन। फिर आगे कहते हैं जी ये हिस्सा, इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, अगर मोमेंट आर्म जो है वो 2 मीटर है। मोमेंट आर्म का टर्म हमने टॉर्क में पढ़ा था। मोमेंट आर्म होता है जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म, और टॉर्क के फॉर्मूले में यूज होता है। डी से इसको आप डिनोट करते हो। तो ये आपको दिया हुआ है मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। मोमेंट आर्म आपके पास 2 मीटर है, डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू 2 मीटर। दो चीज़ हमें दी हुई अब तक, एक ये फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ये हमें दिया हुआ है, और दूसरा मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। ये दो डेटा हमने यहाँ से निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब टॉर्क हमें मालूम करना है, टॉर्क को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क हमें मालूम करना है, टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज द डेटा। तीन चीजें हमें, दो चीजें हमें दी हुई है, फोर्स दी हुई है 25 न्यूटन की, मोमेंट आर्म दिया हुआ है 2 मीटर का, और टॉर्क हमें मालूम करना है। अब हम कन्वर्जन का देखते हैं जी, कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं। तो हमें फोर्स सही यूनिट में दी हुई है, न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और मोमेंट आर्म वो एक डिस्टेंस होता है, और वो हमें मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होता है डिस्टेंस का। तो दोनों यूनिट हमारे पास सही है, लिहाजा हमें यूनिट की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, लिहाजा कन्वर्जन की हेडिंग हम नहीं डालते। फॉर्मूला चेक करते हैं जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला, अब चूंकि हमारे पास देखें टॉर्क मालूम करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हम उसी को यूज़ करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ये वाला फॉर्मूला होता है टॉर्क का जी। इसमें आपको टॉर्क मालूम करना है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है, तो इस फॉर्मूले को आप इजीली लगा सकते हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन करेंगे जी। उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर अब हम वैल्यूज़ डालेंगे जी। टॉर्क हमारे पास है, तो टॉर्क हमें मालूम करनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालें डेटा में से। फोर्स आपके पास है 25 न्यूटन, मोमेंट आर्म आपके पास है 2, तो वैल्यूज डालें। 25 फोर्स की जगह आपने 25 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म आपके पास है 2। ठीक है जी, तो टॉर्क कितना हो गया आपके पास? 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50। टॉर्क आपको मालूम करना था, टॉर्क आपने मालूम कर लिया। तो टॉर्क का आपने फॉर्मूला लिया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, वैल्यूज डाली। फोर्स है आपके पास 25, मोमेंट आपके पास है मोमेंट आर्म 2,
आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 50 इज द टॉर्क, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये आपके पास आंसर हो गया है, लिहाजा इसको आप आंसर की हेडिंग डाल के मेंशन कर दें जी। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 50 न्यूटन मीटर, ये आंसर। तो दैट इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा था कि फोर्स आपके पास है 25 न्यूटन फॉर्मूला, और मोमेंट आर्म आपके पास है 2 मीटर, आपको टॉर्क बताइए। आपने डेटा लिखा जी 25 न्यूटन फोर्स, मोमेंट आर्म 2 मीटर और टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपने देखा, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी। फॉर्मूला आपने देखा जी कि टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा, लिहाजा आपने टॉर्क का फॉर्मूला लिया, वैल्यूज़ डाली, सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया जी। आपका आंसर जो है वो है 50 न्यूटन मीटर। ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये है दूसरा न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2। जी, अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरे न्यूमेरिकल में भी हम सबसे पहले डेटा बनाते हुए जाएंगे हाथ के हाथ। अब कहते हैं ये अ फोर्स इज सप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ डोर। एक दरवाजे पर आप फोर्स लगा रहे हो, परपेंडिकुलर दरवाजे पर फोर्स लगा रहे हो। दरवाजे पर, अच्छा जी, आपसे कहा जा रहा है कि अ फोर्स इज सप्लाइड परपेंडिकुलर, इस सवाल में ऑन अ डोर, एक डोर पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दरवाजे पर परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाई जाती है, याद रखिएगा, दरवाजे पर आप परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाते हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सपोज करें ये आपका दरवाज़ा है, ऊपर से हम देख रहे हैं दरवाजे को, हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये दरवाज़ा है, यहाँ से ये फिट हुआ हुआ होता है दीवार से। सपोज करें ये आपके पास दीवार है और इस हिस्से से ये फिट हुआ हुआ होता है, और इस तरफ आपके जो है दरवाजे के नॉब लगा हुआ होता है, हैंडल लगा हुआ होता है जिस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, ये आपका दरवाज़ा है, आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिट हुआ हुआ होता है और ये नॉब लगा हुआ होता है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो नॉब की तरफ से अप्लाई करते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर फोर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि दरवाजे और फोर्स के दरमियान देख लें आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये दरवाजे और, कैसे ड्रॉ करूँगा ये, हाँ, तो अब आप देखें जी फोर्स और दरवाजे के दरमियान आपका 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। तो जब भी आप दरवाजे पर फोर्स लगाओगे, दरवाजा आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर होगा, आप फोर्स जो लगा रहे होते हो वो वाई एक्सिस पे होती है, तो होते आपके दरवाजे और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसलिए इन्होंने ये बात की है कि अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ डोर, कि आप दरवाजे पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। 4 मीटर वाइड, आपका जो दरवाजा है वो 4 मीटर चौड़ा है। अब ये 4 मीटर जो है दरअसल ये मोमेंट आर्म है, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि आपका दरवाजा जो है वो 4 मीटर चौड़ा है, यानी ये जो आपका पूरा दरवाजा है, चौड़ाई का मतलब हो गया ये पूरे दरवाजे की लेंथ। दरवाजे की ये चौड़ाई होती है जी, आप समझ लें यहाँ से स्टार्ट होगा दरवाजा मेजर करना और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरी जो लेंथ है दरवाजे की ये आपको दी हुई है 4 मीटर। अच्छा, अगर हम देखें कि दरवाजे का एक किनारा होता है फिक्स, जिसको आप सेंटर कहते हो, और दूसरे किनारे पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, और सेंटर से फोर्स तक का फासला मोमेंट आर्म कहलाता है, जो कि दरवाजे की चौड़ाई के बराबर है। ठीक, आप दरवाजे के स्ट्रक्चर को देखें तो दरवाजे का एक किनारा सेंटर है, फिक्स हुआ हुआ है, जबकि दूसरा किनारा जो है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो एक किनारा हो गया आपका सेंटर, दूसरा किनारा हो गया आपका फोर्स, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका आप मोमेंट आर्म कहते हो, विच इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द डोर। तो ये जो आपको दरवाजे की चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर, एक्चुअली इट इज मोमेंट आर्म। तो इसको हमने लिख दिया जी मोमेंट आर्म इज इक्वल टू 4 मीटर। फिर आगे कहते हैं जी विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। दरवाजे को खोलने के लिए आपको 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। ये आपके पास टॉर्क है जी। टॉर्क के लिए आप सिंबल डाल दें टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू कितना है आपके पास 120 न्यूटन मीटर। तो कह रहे हैं कि आप एक फोर्स आप दरवाजे पर लगा रहे हैं परपेंडिकुलर,
दरवाजे की चौड़ाई 4 मीटर है और दरवाजे को खोलने के लिए आपको 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। आपने लिख दिया जी मोमेंट आर्म, दरवाजे की चौड़ाई मोमेंट आर्म होता है, आपने लिख दिया 4 मीटर मोमेंट आर्म है और 120 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क। फिर आगे कहते हैं व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, आपको कम से कम कितनी फोर्स चाहिए होगी इतना टॉर्क प्रोड्यूस करने के। फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपको 120 न्यूटन मीटर का दरवाजे में टॉर्क पैदा करना है, आपको कितनी फोर्स चाहिए। ये आपके पास डेटा हो गया। आपको सवाल में मोमेंट आर्म दिया हुआ है और टॉर्क दिया हुआ है, इस बार आपको और फोर्स मालूम करनी है। कन्वर्जन की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास मोमेंट आर्म मीटर में दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होता है, टॉर्क आपको न्यूटन मीटर में दिया हुआ है वो भी स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है जी, तो आपके पास दोनों यूनिट सही है, आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट हम, फॉर्मूला आप वही अप्लाई करेंगे जी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 2 आपको दी हुई है, तीसरी आपको मालूम करनी है। चलिए जी, अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस फॉर्मूले को हम लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिया जी, फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अच्छा, इस बार आपको फोर्स चाहिए, इस बार आपको फोर्स चाहिए। पहले हम वैल्यूज डाल देते हैं। टॉर्क देख लें आपके पास कितना है 120 और मोमेंट आर्म आपके पास कितना है 4। तो इसमें आप वैल्यूज डाल दें। टॉर्क की जगह आपने लिख दिया 120 बिकॉज इट्स वैल्यू इज 120। फोर्स आपने ऐसे लिखा क्योंकि वो आपको मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म की जगह आपने उसकी वैल्यू डाल दी 4। टॉर्क आपके पास 120 है, मोमेंट आर्म आपके पास 4 है, तो वो दोनों वैल्यूज डाल दी। अब अगर आप देखें कि ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको 120 की तरफ लेकर जाते हैं तो वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास खाली फोर्स बचेगा। ठीक है, तो आपके पास एक तरफ क्या बच गया फोर्स और दूसरी तरफ क्या हो गया जी 120 से 4 डिवाइड हो गया। ठीक है जी, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, आप इसको 120 की तरफ लेके गए तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास फोर्स बच गया। अब आप डिवाइड कर दें जी 120 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 30 न्यूटन। न्यूटन इसका यूनिट होता है। 4 1 द 4, 4 3 द 12, ठीक, और फिर ये 0 है, तो 30 न्यूटन की फोर्स आ गई। यानी आपको 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने के लिए 4 मीटर का अगर आपके पास दरवाजा है और आप उसमें 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करना चाह रहे हैं तो आपको 30 न्यूटन की कम से कम फोर्स चाहिए होगी। इसको आंसर में मेंशन करें, द मिनिमम फोर्स are required to open the door is 30 न्यूटन। कम से कम फोर्स आपको दरवाज़ा खोलने के लिए चाहिए, वो है आपके पास 30 न्यूटन। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। इट्स एन ईजी वन, इजी न्यूमेरिकल। तब आते हैं आगे अगर, और तीसरा न्यूमेरिकल तो हम नहीं कर रहा है क्योंकि वो कपल से रिलेटेड, कपल आपका स्किप हुआ हुआ है टॉपिक, रिड्यूस जो हुआ है आपका सिलेबस उसमें वो कपल जो है वो रिड्यूस हो चुका है, लिहाजा उसको छोड़ देते हैं। चौथे न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको एक डायग्राम भी दी हुई होती है, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। चौथे सवाल में कहा जा रहा है हमसे 10 किलोग्राम मासिस, 10 किलोग्राम के 2 मासिस, 2 ऑब्जेक्ट, 2 ब्लॉक्स हैं। ये रहे डायग्राम में देखे जी, ये आपको एक नजर आ रहा है 10 किलोग्राम का ब्लॉक ये रहा, एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक ये रहा। आर सस्पेंडेड, लटके हुए एट द 2 एंड्स ऑफ अ रोप, एक रस्सी के दोनों किनारों पर लटके हुए हैं ये दोनों 10 किलो के मास। एक रस्सी है उसके 2 किनारों पर 2 10 किलो के मासेस लटके हुए हैं। तो ये देख लें जी, ये आपके पास रस्सी जा रही है जी जो कि पुली के ऊपर से गुजरती हुई आ रही है, इसके दोनों सिरों पर आपने 10 किलोग्राम के मासेस अटैच किए हुए हैं और हैंग हो रहे हैं ये। तो 10 kilogram masses are suspended at the two end of a rope, which passes over a light frictionless pulley। और ये रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजर रही है। The pulley is attached to a chain which goes to the ceiling। और ये जो आपकी पुली है ये एक चेन से अटैच हुई है और वो चेन सीलिंग से अटैच हुई है, यानी सीलिंग से जुड़ी हुई है। तो ये आपको नजर आ रही होगी कि पुली जो है आपकी हवा में लटक नहीं रही है बल्कि एक चेन के जरिए सीलिंग से जुड़ी हुई है। तो इस सवाल में यहाँ तक आपको ये जो डायग्राम में स्केच खींचा गया है, डायग्राम बनाई हुई है, इसका स्केच खींचा गया है।
जरा डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास ये एक पुली है जो कि आपकी चेन से छत से जुड़ी हुई है। ये चेन है जिसमें हमने T3 मेंशन किया हुआ, ये चेन हो गई थी और इसने आपकी पुली को छत से जोड़ा हुआ है। इस पुली के ऊपर से ये एक रस्सी गुजर रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है रस्सी, इस पुली के ऊपर से पास आउट हो रही है, घूम रही है, और इस रस्सी के दोनों किनारों पर आपने 2 10-10 kg के मासेस हैंग करवाए हैं। आपसे कहते क्या है ये, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एंड इन द चेन। ये जो आपके पास रस्सी है इस पे कितनी टेंशन होगी और ये जो चेन है इसमें कितनी टेंशन होगी। ये चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक टेंशन का, कि जब आप एक रोप, एक रस्सी, एक स्प्रिंग से मास अटैच करते हैं तो उस रोप में एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो जाती है। उस अपवर्ड फोर्स को आप टेंशन कहते हैं, विच इज इक्वल टू वेट। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो वो वेट के बराबर होती है, क्योंकि वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक अपवर्ड फोर्स डेवलप होगी, रिएक्टिव फोर्स। तो जो रोप में रिएक्टिव फोर्स पैदा हो रही है उसको आप टेंशन कहते हो। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो टेंशन इज इक्वल टू वेट। अगर ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो फिर कम या भारी होती है टेंशन, वो एक अलग बात है, केसेस में हमने देखा है। तो यहाँ ये हमें रस्सी पे और जो चेन है उस पे लगने वाली टेंशन हमें बतानी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास डेटा क्या है जी, मास आपके पास है 10 किलोग्राम के, दोनों मासेस हैं आपके पास 10 किलोग्राम के। क्योंकि दोनों मासेस एक ही हैं लिहाजा हम M1 M2 नहीं, खाली M लिख देते हैं, दोनों मासेस एक ही है। आपको 3 टेंशन बतानी है, टेंशन 1 which is equals to question mark, टेंशन 2 is equals to question mark और टेंशन 3 is equals to question mark। टेंशन 1 क्या है जी, आपका पहला मास रस्सी के जिस टुकड़े से जुड़ा हुआ है उधर का टेंशन। टेंशन 2 क्या है, आपका जो ये जो दूसरा मास है ये रस्सी के जिस हिस्से पे जुड़ा हुआ है उधर का टेंशन। और टेंशन 3 क्या है जी, चेन का टेंशन। ये तीनों टेंशन आपको बतानी है, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसमें हम सोल्यूशन ही डाल देते हैं हेडिंग, क्योंकि फॉर्मूला तो स्पेसिफिक वो लिख लीजिएगा आप बाद में। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि टेंशन चाहिए और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो टेंशन इज इक्वल टू वेट। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो वेट के बराबर होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट रस्सी से जुड़ा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, तो फिर वेट के बराबर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जिसको आप टेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वेट मालूम कर लेते हैं जी। वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। और मास आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है आपके पास 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट आपके पास आ रहा है 98 न्यूटन। ये वेट आपका दोनों बॉडीज का हो जाता है, पहली बॉडी का वेट भी 98 न्यूटन होगा और दूसरी बॉडी का वेट भी 98 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों मासेस एक जैसे, 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम वेट हमने निकाल लिया। तो ये जो आपके पास 10 किलोग्राम मास है इसका वेट कितना है, 98 न्यूटन। ये जो दूसरा 10 किलोग्राम का मास है इसका वेट भी है 90 न्यूटन। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक बात पे, वो ये कि चूंकि ऑब्जेक्ट सेम है, इनका मास सेम है, जाहिर बात है इन पर फिर वेट जो लग रहा है वो भी सेम हो गया, कितना, 98 न्यूटन। और फिर वेट अगर इनका सेम है तो फिर जाहिर बात है ये जो दोनों टेंशन्स पैदा हो रही होंगी T1 और T2 ये भी सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक जैसा वजन रखे हैं, उनका वेट भी सिमिलर होगा, तो फिर इस वेट की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगा T1 और T2 वो भी सेम होगा। लिहाजा हम लिखते थे जी कि T1 इज इक्वल टू T2 और इसको हम T से मेंशन करेंगे। जैसे हमने W के लिए भी कोई W1 W2 नहीं रखा, खाली W मेंशन कर दिया, इसी तरीके से हम टेंशन को भी T से मेंशन कर देते हैं। और T जो है वो T1 भी हो जाएगा, T2 भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो मासेस जो, हाँ जी, तो हमारे पास चूंकि रस्सी के दोनों सिरों पे सेम मास अटैच हुआ हुआ है 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम, तो इन सेम मासेस की वजह से जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सेम होगा। और कितना है वो, 98 न्यूटन। तो पहली बॉडी का वेट कितना हो गया, 98, दूसरी बॉडी का वेट कितना हो गया, 98। क्योंकि सेम है इसलिए मैंने ना W1 लिखा ना W2 लिखा, डायरेक्ट W लिखा हुआ है। सिमिलरली इनकी वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगा यानी कि T1 और T2 वो भी सेम होगा, लिहाजा मैंने T1 और T2 दोनों को T से मेंशन कर दिया। ठीक है, दोनों को T से मेंशन कर दिया। अच्छा जी, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है
ये ऑब्जेक्ट आपके सामने, ना ये दोनों मासेस रुके हुए, मूव नहीं कर रहा है, ना ये 10 किलोग्राम का पहला वाला मास मूव कर रहा है, ना ये दूसरा मास मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्विलिब्रियम में है। हमने देखा है क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ होता है। यूँ कह लें कि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में, उसमें तमाम फोर्सेस जो है वो रुकी हुई है। तो सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो अकॉर्डिंग, या यूँ लिखें, एज द ऑब्जेक्ट इज नॉट, एज द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, मूव नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट रुके हुए। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, अच्छा अब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपको याद होगा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल में कहीं नहीं बताया हुआ कि ये मासेस कुछ मूव हो रहे हैं, ये रुके में 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम। वैसे भी आप इमेजिन कर लें, एक तराजू के दोनों सिरों पर आप सेम वजन रखें तो तराजू रुक जाता है। यहाँ पर भी यही मामला है, एक तरफ 10 किलोग्राम दूसरी तरफ 10 किलोग्राम, तो ये तो रुका हुआ होगा। तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम में। और पहली कंडीशन के मुताबिक, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जी, वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ द फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, एक मिनट को कॉपी होंगी। हमारे पास सम ऑफ द फोर्सेस यानी कौन कौन सी फोर्सेस है, चार फोर्सेस नजर आ रही हैं, दो वेट दो टेंशन। दो वेट नजर आ रहा है आपको, दोनों ऑब्जेक्ट का एक एक वेट जो कि डाउनवर्ड है, और दो टेंशन। तो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी, एक डब्ल्यू है एक वेट, सम किया दूसरा वेट, सम किया टेंशन। टेंशन को हम माइनस करते हैं क्योंकि टेंशन जो है वेट की अपोजिट डायरेक्शन में, T1 कर लेते हैं इसको। और चौथी फोर्स हमारे पास है माइनस की T2। ये चार फोर्सेस है जी। ये वेट क्या हो गया, पहले ऑब्जेक्ट का वेट, ये क्या हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट, ये T1 पहली टेंशन, ये हो गई दूसरी टेंशन। अच्छा टेंशन को मैंने माइनस साइन दिया है, क्यों, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन वेट की डायरेक्शन से अपोजिट है। वेट नीचे की तरफ होते हैं, टेंशन ऊपर की तरफ होते हैं। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी, सम ऑफ द फोर्स जीरो होना चाहिए। वेट आपके पास है 98 न्यूटन, प्लस दूसरा वेट भी आपके पास 98 न्यूटन है। फिर ये देखिए जी, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, T1 हम T से मेंशन कर देते हैं, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, और T1 को दोबारा आप T2 को भी T से मेंशन कर दो। 0 इज इक्वल टू 98, और 98 कितना होता है 196 माइनस 2T। ठीक है जी, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया माइनस 2T। माइनस का 2T दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, प्लस का 2T हो जाएगा, इज इक्वल टू 196। ठीक है जी। अब आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इस तरफ 196 की तरफ लेकर आ जाए तो डिवाइड होगा, उस तरफ आपके पास टेंशन बच जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 2। 196 को आप 2 से डिवाइड करें, टेंशन आपके पास आ रही है 98 न्यूटन, ये टेंशन आ रही है। अब ये टेंशन है तो ये T1 भी होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, T1 भी होगी T2 भी होगी, तो ये दोनों टेंशन आपको मालूम है। T1 और T2 कितनी है 90, दोनों सिमिलर है, वेट के बराबर है, तभी दोनों वेट को कैंसिल कर रही है। वेट देखने कितना है 98 न्यूटन, और टेंशन कितनी आ रही है 98 न्यूटन। तो चूंकि दोनों टेंशन और वेट बराबर है, इसलिए इन चारों फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सम ऑफ द फोर्स कितना है सी। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास दोनों बॉडीज का मास था 10 किलोग्राम, हमने क्या किया इनका वेट निकाल लिया। दोनों बॉडीज का वेट है 98 न्यूटन। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट चूंकि रुका हुआ है, तो ये जो चारों फोर्सेस हैं T1 T2 वेट और ये वाला वेट, चारों फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूंगा, सम कितना आना चाहिए 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में सम ऑफ द फोर्सेस 0 होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
तो हम ये देखें कि हमने चारों फोर्सेस को ऐड किया, सम ऑफ द फोर्सेस कितना होना चाहिए, 0। या आपने चारों फोर्सेस की वैल्यूज डाल दी, 98 वेट है, टेंशन आपको मालूम करनी थी और आपने टेंशन निकाल ली। अब आप T3 निकालेंगे कि T3 भी इसी तरीके से निकाल लें। सम ऑफ द फोर्सेस, ये वाला स्टेटमेंट लेकर, अच्छा जी। अब फॉर T3 टेंशन 3 के लिए हम क्या करते हैं जी, वही अगेन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर इस पॉइंट से भी रुका हुआ है, इस पॉइंट की तरफ से भी तो रुका हुआ है ना, कोई चेन और पुली की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब इस हिस्से में दो फोर्सेस, तीन फोर्सेस लग रही हैं, दो नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, खाली अब ऊपरी हिस्से की। अब यहाँ पर भी तीन फोर्सेस लग रही है, एक ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है आपकी, ये कौन सी है, टेंशन 3। ये कौन सी है, ये वाली टेंशन 3। और नीचे की तरफ आपके दो वेट है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, दो वेट है, ठीक है। तो अब हम इस बात को रख लेते हैं ध्यान में। फॉर 2 3 हमारे पास सम ऑफ द फोर्सेस 0 होना चाहिए। हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक ऊपर की तरफ है, उसको आप कह लोगे टेंशन 3, और दो कौन सी फोर्सेस हैं, एक वेट है, दूसरा भी वेट है। तीनों को आप प्लस कर दो, तीनों को आप प्लस कर दो, ठीक है। टेंशन को हम माइनस कर देते हैं साइन, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपने वेट के साइन पॉजिटिव रख दिए, टेंशन का साइन आपने माइनस कर दिया, क्योंकि देख लें ये वाली जो T3 है ये ऊपर की तरफ है, जबकि ये जो दो वेट है ये नीचे की तरफ है। वैल्यूज डालते हैं जी, सम ऑफ द फोर्सेस 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस T3 प्लस एक वेट 98, दूसरा वेट भी 98, 0, ठीक है जी। तो ये हमने जो है टेंशन 3 भी निकाल ली, विच इज इक्वल टू 196 न्यूटन। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। कोई सवाल है अगर तो मैं आपका माइक खोलने जा रहा हूँ, पूछ लीजिएगा। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ, हमारे पास इस डायग्राम में दो मासिस थे, 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम के। या आपने लिखा हुआ है दो मासिस 10 के, आपने M1 M2 नहीं लिखा क्योंकि सेम मासिस है। हमें तीन टेंशन मालूम करनी है, दो रस्सी और एक चेन पर जो टेंशन आ रही है वो तीनों टेंशन मालूम करनी है। सबसे पहले आपने इन दोनों बॉडीज का वेट निकाल लिया, 98 न्यूटन है दोनों बॉडीज का वेट। फिर आपने कहा कि चूंकि वेट भी सेम, मास भी सेम, तो जो अपवर्ड टेंशन लग रही होगी वो भी सेम होगी, लिहाजा आपने T1 और T2 दोनों को T के बराबर मान लिया। फिर आपने देखा कि ये जो रस्सी और दो मासिस हैं ये रुके में, नॉट मूविंग, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। क्योंकि फोर्सेस लग रही हैं तो फिर फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इसमें तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 होना चाहिए। आपने देखा कौन कौन सी फोर्सेस है, चार फोर्सेस हैं, दो टेंशन दो वेट, वेट और टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा टेंशन को आपने माइनस कर दिया, वैल्यूज डाली, सॉल्व किया, ये सब सॉल्व हुआ हुआ है आपके सामने। टेंशन आपके पास आ गया 98। अब ये जो टेंशन है ये T1 भी होगा, T2 भी होगा, यानी T1 भी 98, T2 भी 98। फिर T3 के लिए आपने देखा कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, तो चेन पर ऊपर की तरफ है T3 और रस्सी